दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, हम हमेशा आपके सामने ऐसी कुछ शख्सियतें लेकर के आते हैं जिनके बारे में हमको लगता है कि आप तक उनकी स्टोरी या उनके स्ट्रगल जो है, वो जो काम करते हैं वो जरूर पहुंचने चाहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि रियल हीरोज वो हैं और हमारे आसपास घट रही कई ऐसी चीजों को वो ठीक करते हैं। कई बार वो अकेले जूझ रहे होते हैं, कई बार वो कुछ ऐसा अपना एक घेरा बनाते हैं या लोगों का समूह बनाते हैं जिससे कि एक आम आदमी के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा होता है। उनकी कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ऐसे विरले लोग होते हैं जो अपने आप को समाज की सेवा के लिए या कुछ ऐसे कामों के लिए समर्पित कर देते हैं जो वाकई में सरकारों या प्रशासन की नजरों से बहुत दूर हो जाता है और कई बार तो उन तक ध्यान भी नहीं जाता, जबकि मसले वो बेहद गंभीर हुआ करते हैं। दोस्तों, स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं दुर्गाराम मुवाल सर, और आपको बता दूं कि आदिवासी बच्चों को लीज पर देने की खबर हमने आपको अभी कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक ऐसा मुद्दा है जिससे यूं कहें, पुलिस कहें, प्रशासन कहें, हर कोई हैरान परेशान है। लेकिन आप सोचिए, एक अकेला शख्स जो कि सरकारी सेवा में है, आप शिक्षक हैं, और उसमें रहते हुए एक ऐसा जुनून है उन बच्चों को बचाने का कि आप सोचिए कि उनको लीज पर उनके खुद माँ बाप कई बार दे आते हैं और उन बच्चों का वहां पर जाकर किस तरीके से शोषण हो रहा है, क्या उनकी परिस्थिति है, क्या कुछ उनके साथ होता है। ऐसे बच्चों को फिर से बचा करके ला करके उनको उनके माँ बाप के सुपुर्द करना या आगे जो भी सारा कुछ उनके बेहतरी के लिए प्रयास किए जाते हैं, एक अकेला इंसान ये सारा कुछ काम देख रहा है, और वो भी इतना परफेक्शन से कि अब उन लोगों में खौफ का माहौल है जो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये जानना बेहद जरूरी है दोस्तों कि कैसे सर अकेले इन सारी चीजों को नोटिस कर पाए, कैसे इनसे दो दो हाथ कर लेते हैं, कैसे इस पूरे नेटवर्क को वो डिकोड कर पा रहे हैं और कैसे इन चीजों को अंजाम देते हैं। आइए जानते हैं दुर्गाराम मुवाल सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बेबाक राजस्थान में। सर, सबसे पहले मतलब मेरे पास आपके लिए बताने का इतना कुछ है दर्शकों को कि मैं अगर बताऊंगी तो शायद मैं अकेली बोलती रह जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले बेसिक अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम दुर्गाराम मुवाल है और उदयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ मैं टीचर हूँ और पिछले 16 सालों से मैं एजुकेशन में हूँ। पहले मेरी पोस्टिंग उदयपुर के ट्राइबल बेल्ट है, फिलाशिया ब्लॉक, वहाँ थी। सबसे पहले पोस्टिंग वहाँ थी। 15 साल तक मैंने वहाँ सर्विस की। उसके बाद 1 से 1.5 साल बाद जहाँ मेरा यहाँ समायोजन उदयपुर में हो गया रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में, यहाँ मैं पदस्थापित हूँ। तो ये सिलेक्शन आपके लिए कितना था, मतलब टीचर की जॉब में आना ये हमेशा से सपना था या बस एक कुछ करना है तो सरकारी सेवा में जाना है, फिर कोई भी फील्ड हो, ऐसा कुछ था? देखो, मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। तो देश के लिए करने के लिए पहले तो था कि या तो फोर्स वगैरह में जाऊँ, फिर दूसरा जब मेरे को फोर्स में जाने के लिए गाइडलाइन मिली तब तक एक टाइम निकल चुका था, क्योंकि फोर्स में कम एज में लिया जाता है। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन फील्ड चुना, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें रह के अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहो तो बहुत कुछ किया, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सोसाइटी से पहले मैं बोलूँगा अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में ही देश का भविष्य तैयार। बिल्कुल, कहते हैं ना कि शिक्षक तो भविष्य का निर्माता है। तो स्कूलों में ही देश का भविष्य तैयार होता है। हम उन भविष्य जो इंडिया का देश का फ्यूचर है उसको हम स्कूलों से अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आप क्या। तो फिर आपने सरकारी से मतलब सेवा में आप आ गए, स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो गई। अब आपका ये वाला सफर जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला जो है, बच्चों को मतलब वहां से उन लोगों से बचाना करना, ये कैसे शुरू हुआ? कैसे सबसे पहले वाला जो मामला आपके सामने आया और आपके मन में ये जुनून जगा कि नहीं, मुझे इस बच्चे को या इन बच्चों को बचाना है, क्या था? मेरा जब पहली पोस्टिंग हुई उसके महीने भर बाद ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरे सामने, जिसमें एक बच्ची 1 साल के बाद वापस आती है। वो ये बाल संघ चली जाएगी। उस बच्ची से घटनाएं सुनकर थोड़े दिनों बाद मेरे पास 1-2 माता पिता बच्चों के ऐसे आए जिनके कोई बच्चे जो तस्कर होते हैं वो रात को उठा के लेके गए थे बिना माता पिता की परमिशन से। वो बच्चे लौट नहीं पाए। तो बच्चों के माता पिता उन घर वालों उनके पास गए, भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने सबने मना कर दिया, हम तुम्हारे बच्चे लेके नहीं गए। वो पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस के पास जाने के बाद क्या, उनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं था लोगों के पास कि भाई कौन ले जाने वाला, कौन ले जाने। पुलिस ने कहा ठीक है, हम तलाश कर रहे हैं। अब बिना एविडेंस के देखो पुलिस भी कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि किसी पे शक कर सकती, लेकिन शक के आधार पर आप उसको फैसला नहीं कर सकते। नहीं, तो पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं हुए या वो एविडेंस पेश नहीं कर पाए कि उन लोगों के पास सूचना थी कि ले जाने वाला कौन नहीं, सूचना उनके पास प्रॉपर नहीं होने से। तो वो लोग मेरे पास आए, कैसा ऐसी समस्या है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और
पुलिस में जाइए, सर पुलिस के पास गए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हम पुलिस को पेश करें कि फलाना व्यक्ति हमारे बच्चे को लेके। ब्लाइंड एक तरीके। हाँ, एक तरह से ब्लाइंड केस था ये। अब पुलिस भी क्या है, ब्लाइंड पे कितना काम करे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अचानक मेरे मुंह से निकल गया ठीक है आप लोगों के बच्चों को मैं 2 दिन में मंगवा लूंगा। अब आपने जबान दी। अब मैंने जबान दे दी, और अपन तो बात जबान के अलावा कुछ नहीं। जबान दे दी, उसके बाद लोग गर्दन कटे तो कटवानी पड़ती तो कटवाएंगे। तो मैंने तलाश की भाई बच्चों को लेके कौन गया, किस कारण से लेके गया। तो पहले एक केस मेरे सामने आया हुआ था, उसके आधार पर मैंने लोगों से पूछताछ की कि ये मैटर कैसे क्या होता है। मैंने उस पर पूरी स्टडी की, तो पता चला ये ऐसे ऐसे होता है। उसके दिन अगले दिन क्या छुट्टी आ गई थी, हॉलीडे था। तो मैं हॉलीडे वाला दिन सुबह जल्दी 5 बजे से घर से निकला, और पूरा दिन नाइट तक मैं इसी पे एनालिसिस करता रहा, भाई ये केस कहाँ हुआ कांड। फिर पता चला कि यहाँ ये लोग एजेंट है। मैंने एक एजेंट को फ़ोन लगाया, उस बच्चों के बारे में बात की, उसने मना कर दिया, साहब मैं नहीं लेके गया। फिर मैंने कहा कौन लेके गया, तो किसी दूसरे एजेंट के नंबर दी। ऐसे करते हमारे चौथे एजेंट के पास वो दोनों बच्चे मिले। अच्छा। वहाँ हमने उन बच्चों उस एजेंट से बात की। मैंने कहा भाई तू ठीक भेजे तो ठीक है, नहीं हम पुलिस में रिपोर्ट लिखा रहे हैं। तो वो डर के मारे उसने दोनों बच्चों को वापस भेज दिया, और मैंने घर वालों से प्रॉमिस किया था 2 दिन में मंगाने का। वो बच्चे 2 दिन पूरा होने से पहले आ गए, तो घर वालों को एक उम्मीद बन गई, और वहाँ के आसपास लोगों को आस बन गई कि यार ये आदमी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद ऐसे केस आते रहे, ऊपर वाले के पास ये सब सोल्व होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है कि मतलब शिक्षकों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वो, कि मतलब कर ही देंगे। देखो मैम, जो लोग एजुकेटेड नहीं होते, या गरीब लोग होते हैं, या बिल्कुल हाशिए पे जो समाज धकेल दिया जाता है ना, उन लोगों के लिए एक उम्मीद बनना ही बड़ी बात। एक किरण, बिल्कुल। उन लोगों को नजर है कि यार ये जो व्यक्ति है वो हमारे लिए कर सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन लोगों की उम्मीद थी। हाँ, लेकिन और फोन कॉल पे वो बिल्कुल क्या मैं कहता हूँ, जैसे अगर किसी की उम्मीद मैं हूं तो मैं उसकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता। फिर वो जिम्मेदार समझ मैंने काम किया, और ये काम एवरेज चलता रहा। हमें भी नहीं पता था कि ये हमारा काम जो हम कर रहे हैं इतनी बड़ी स्टेज पे पहुंच जाएगा। अच्छा, आपको नहीं पता था कि आगे और भी इस तरह की? एहसास भी नहीं था कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत बड़ा काम है, और ये काफी बड़ी ऊपर हाई स्टेज तक पहुंचेगा। ये रेगुलर हमारा काम चल रहा है। तो अभी ये जो आप काम करते आ रहे हैं, इसको आप कितने साल हो गए? मेरे को लगभग 16 साल हो गए ये काम करते। और इसमें अगर मैं ये पूछूं कि आपने अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया होगा? देखिए, मैं 2022 तक मैंने ये काम किसी को नहीं बताया था। अच्छा। मैं 2008 से लेकर 2022 तक लगभग 13-14 साल तक मैंने ये काम किसी को नहीं बताया, इंटरनल करता था। अच्छा, आपने किसी को बताया ही नहीं? किसी को मेरे आपको काम- मतलब वो नहीं था कि मैं अब थोड़ा? नहीं, मेरा काम मैंने किसी को बताया नहीं, मैं किसी को बताना चाहता था। अच्छा। वो जब प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए जो, या मेरे कामों को कुछ न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ, तब पता चला कि ये काम है। फिर उसके बाद मीडिया में आने से थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया। फिर डिपार्टमेंट ने, लोगों ने बोला कि आप जो भी काम करो एक बार जनता के सामने आना जरूरी है। ये जनता मोटिवेट कैसे होगी। और मैं उसके बाद भी सारे काम नहीं बताता, क्योंकि बता के क्या करना है, ऊपर वाला करवा रहे, अपने काम कर रहे हैं बस। प्रसिद्धि का लालच नहीं था, जबकि आजकल तो होता है कि थोड़ा सा कुछ कर दो तो फटाफट मीडिया में दे देते हैं। मेरे को प्रसिद्धि का लालच नहीं है, और प्रसिद्ध होकर क्या करना है, अपना जो ऊपर वाला ने जो अपने को रोल दिया है, अपन उस रोल को प्ले करना है बस। मैं तो ये सोचता हूँ। अच्छा सर, ये जो आप काम करते थे, तो यही मैं आपसे नंबर, अपन थोड़ा सा बात से भटक गए कि अभी तक अगर मैं पूछूं तो लगभग कितने बच्चे ऐसे आपने मतलब उससे बचा लिए होंगे? देखिए, मैं 2022 की बात बताऊं, 22 तक तो मेरे पास आंकड़े थे नहीं। हाँ। क्योंकि मैं कभी काम करता ही आंकड़े रखता नहीं था। हाँ। क्योंकि न मेरे को कहीं प्रेजेंट करने होते थे। हाँ, तो 2022 से जैसे मैं थोड़ा हाईलाइट हुआ, या जनता जानने लगी, या डिपार्टमेंट जानने लगा, उसके बाद मेरे को बोला कि तू आंकड़े इकट्ठे किया कर। तो मैंने उसके बाद कुछ पुराने जितने मेरे को याद थे, या जो हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया उनको पूछताछ के किए, तो आज के टाइम लगभग 1500 से लेकर 2000 के 20 आंकड़े हैं जितने मैंने बच्चों को रेस्क्यू किया। एक बहुत बड़ा, जिनमें 50% ज्यादा लड़कियां शामिल हैं। लड़कियां हैं, बहुत बड़ा नंबर है। क्या इनको ले जाकर के क्या होता था वहां पर? अगर इनके जो, अगर किस तरीके से इनके साथ क्या चीजें होती थी, या कि क्या वहां पर अगर ये ले जाते थे तो क्या इनसे मजदूरी करवाई जाती थी, या किस तरीके का शोषण था, वो भी मैं जानना चाहूंगी। देखो, पहले तो क्या है कि आदिवासी क्षेत्र में थोड़ी गरीबी ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने से लोग अपना पूरा परिवार गुजारा नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, मजबूरी में छोटे बच्चों को काम पे भेजते थे। लेकिन जो काम पे भेजता था, उन माता पिताओं को नहीं पता होता कि आगे जाने के बाद बच्चे के साथ वहाँ क्या ट्रेजेडी होगी। जो एजेंट या दलाल ले जाने वाले होते थे, वो सिर्फ ये बोलते थे कि हम बच्चों से नॉर्मल काम कराएंगे, घर का काम करा ले, या कोई छोटी मोटी दुकान। वहाँ ले जाने के बाद बच्चों को या तो बड़ी फैक्ट्रियों में, या कंपनियों में, या खेतों में काम करवाया जाता था। उसकी आड़ में क्या होता था कि वहाँ तस्कर सक्रिय हो गए। आपने सुना मानव तस्करी? मानव तस्करी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो इस बाल श्रम की आड़ में मानव तस्करी सक्रिय हो गई। ये जो एजेंट सक्रिय हो, ये क्या करते, बच्चों को यहाँ से लेके गए। अब कई माता पिता इतने भोले होते थे कि उनको नहीं पता होता कि मेरा बच्चा कहाँ गया। अगर बच्चा तय टाइम पीरियड में वापस नहीं भी आता था, तो ये लोग कभी रिपोर्ट नहीं लिखाते, न कभी उसको इतना हार्ड देके पूछते थे। क्योंकि जो एजेंट ले जाने वाला होता, वो इतने हावी होते थे कि वो उनको डरा धमका के चुप कर देते। वहाँ जाने के बाद बच्चों से खेतों में काम करवाया जाता, फैक्ट्री में काम करवाया जाता था, कंपनियों में काम करवाया जाता, या किसी को घरेलू नौकर बना लिया जाता था,
या जो परसों के रेवड़ होते हैं जो बड़ी बड़ी जिसमें हजारों परसों एक साथ होते हैं, उन रेवड़ों को चलाने के लिए इनको 2-3 हज़ार किलोमीटर पीछे चलना पड़ता था जानवरों को। फिर इसकी आड़ में क्या होता है, जो तस्कर होते थे वो जैसे बच्चों को ले जाके खरीद लिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, या लड़कियों को सेक्सुअल हरेसमेंट में धकेल दिया, या छोटे बच्चों को ले जाके अपंग बना के भीख मंगवाना शुरू कर दिया, या कहीं ले जाकर उनको इतना बंधक बना लिया कि वो जिंदगी भर छूट नहीं पाए। ये घटनाएं उनके साथ होती थी। इन घटनाओं का माता पिताओं को पता नहीं होता था। कोई ऐसा केस याद आता है सर जो आपके लिए भी बहुत मतलब अंदर तक हिला देने वाला हो? आप खुद भी एक वक्त पर आकर उनको देख करके कहीं ऐसे हो गए हो कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब कभी ऐसा हुआ कोई केस ऐसा? तो कोई ऐसे केस मेरे सामने खूब हुआ है, खूब केस आए हैं। अब अगर आप एक केस के नाम लो तो एक हमने रिसेंटली भी रेस्क्यू किया था, वो गुजरात में किया था। हमारे पास एक मैसेज आया था कहीं से, क्योंकि हमारी एक इंटरनल टीम काम करती है ट्राइबल में। उन्होंने मैसेज किया था, सर कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को गिरवी रखते हैं, जैसे मकान होती है, दुकान होती है, अपन भाई पैसों के लिए गिरवी रखते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे कोई परिवारों का नाम कहा, हमारे पास कंफर्म नाम नहीं, लेकिन कुछ परिवार हैं। तो मैंने अपने स्तर से उन परिवारों को जानकारी जुटाई, तो हमारे पता चला कि भाई एक ऐसा परिवार है, आदिवासी परिवार, जिसने अपने बच्चों को गिरवी दिया। हमने उस परिवार की जानकारी जुटा के उस परिवार का पता किया कहाँ का रहने वाला है, लेकिन वो परिवार जहाँ रहता है वहाँ से पलायन किया हुआ। अब वो परिवार गुजरात में कहीं किसी फार्म हाउस पे काम करता है। हमने वहाँ से धीरे धीरे पता करके उस फार्म हाउस पे पहुँच गए जहाँ वो व्यक्ति रहता है। वो फार्म हाउस ईडर के पास कोई जगह थी, वहाँ उस व्यक्ति से मिले, हमने पूछताछ की, तो वहाँ भी देख के हम दंग रह गए कि एक छोटी सी झोंपड़ी थी। ये देख लीजिए आप, 10 बाई 17 का कुछ रूम होगा, टीन शेड लगी थी, उसमें वो 20 लोग रह रहे थे। वो 20 लोग भी कोई, उसमें सब छोटे बच्चे ठूंस के भरे उस टाइप में थे। वो जो उस 20 लोगों में जो एक उनका मुखिया था, उसने अपने बच्चों को बेचा था, गिरवी रखा था। मैंने पूछताछ की, मैंने कहा भाई क्या कंडीशन है तेरे? तो उसने कहा साहब मेरे को सामाजिक प्रथाएं ऐसी थी जिसके लिए मेरे को पैसा चाहिए था, मेरे पास पैसा था नहीं, तो हमने एक बेटे को मैंने 45,000 में गिरवी रख दी। मैंने गिरवी रखा तो उसमें क्या कितने क्या पैसों का 45,000 एडवांस ले लिए। हर महीने बच्चे की जैसे लोन की ईएमआई होती है, वैसे 15,100 रुपये हर महीने ईएमआई कट की। जब 1500 रुपये चूकते जाएंगे, जब मेरा पैसा चूक जाएगा तो मैं बच्चों को वापस लेकर जाऊंगा। उस 45,000 में उसका ब्याज अलग से। अच्छा। अब वो बच्चों को लगभग 1 साल हो गया गिरवी दिए, बच्चे की उम्र 9 साल। मैंने कहा भाई इतना छोटा बच्चा है, तो उन्हें शर्म नहीं आई, तेरे को अपने कलेजे के टुकड़े को वहाँ दे दिया। कहा साहब मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा दिया किसको? कहा साहब वो नहीं पता, ले जाने वाला कोई ये रेवड़ वगैरह वो रखता है, न उस व्यक्ति का उसको नाम पता, ओनली उसके पास मोबाइल नंबर थे जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरवी दे रखा है। मैंने कहा ऐसे पता कैसे लगा? हमने मोबाइल नंबर के आधार पे एक लोकल व्यक्ति को मैं साथ लेके गया जो लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सके। हमने अपने हिसाब से उस मोबाइल नंबर के आधार पे उस व्यक्ति से बातचीत की, उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की। वो ले जाने वाला भाई इतना शातिर था कि उसने हमारे को लोकेशन हर बार वो उल्टी बताता। हमारे को उसने एक लोकेशन के लिए कम से कम 100 किलोमीटर तक घुमाया। फिर उनको विश्वास हुआ कि भाई ये रियल में मिलना चाहते हैं। फिर हमारे को उसने एक सुनसान जगह मिलाया जहाँ देखिए आप 10 किलोमीटर तक कोई घर बार कुछ नहीं, कोई व्यक्ति तक नहीं, बिल्कुल सुनसान इलाका। फिर वहाँ जाने के बाद उससे पूछताछ हुई, वहाँ उसने गुमराह किया, अपनी पहचान छुपा ली। हमारे को बोला कि यहाँ से एक दूर घर है, वहाँ बच्चा रख रखा है। मैंने कहा भाई बच्चा से मिला? कहा तो ठीक है मेरे साथ चलो। उसने हमारे को 10 किलोमीटर तक जंगलों में घुमाया। वहाँ कोई सुनसान, मतलब हमारे 2 जने हम तो और एक तीसरा, उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं। हम उन कांटों भरे जंगलों में घूमते रहे। लास्ट में एक छोटी झोंपड़ी दिखाई दी, बोला इसमें वो बच्चा है, मैं आप ये रुकिए मैं लेके आता हूँ। वो व्यक्ति उस झोंपड़ी में गया, आधा घंटे तक आया, हमारा शक हुआ। आगे जाकर देखा झोंपड़ी में कोई रहता ही नहीं, झोंपड़ी खाली पड़ी है, वो कहीं व्यक्ति गायब हो गया। अच्छा। फिर हमारे को अंदाजा हो गया भाई यहाँ बड़ा मैटर है, क्योंकि इतनी सुनसान जगह, नई जगह, अटैक होने की पूरी संभावना है। उधर से क्या था, जो ये जो बड़े लोग रेवड़ रखते हैं ना, इनके पास जंगली कुत्ते होते हैं। उधर से कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा हो सकता है ये कुत्तों से हमारे ऊपर हमला करवा दे, या खुद कहीं छुप के बैठा हो, बड़ी गैंग होगी। तो हमने क्या, वहाँ जब हम कहाँ खड़े थे, हमने वहाँ पाइप और लकड़ियों के टुकड़े पड़े थे, हमने एक पाइप हाथ में ले लिया। मैंने कहा भाई कम से कम सामने आमने सामने 8-10 लोग तो मुकाबला कर सकें, ज़्यादा आएंगे तो फिर ऊपर वाले जाने लेकर जाएगा। लेकिन एक बार अपन सामने, हम उसको व्यक्ति ढूंढने गए तो हमारे को व्यक्ति नहीं मिला। एक काफ़ी दूर एक व्यक्ति रेवड़ लेता आता हुआ दिखाई दिया। उससे बात की, मैंने कहा भाई इस नाम का व्यक्ति है। वो बोला इस नाम का व्यक्ति कोई रहता ही नहीं है। मैंने कहा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वापिस आए, तब तक हमारे साथ वाला ने उस व्यक्ति का वीडियो बना लिया, क्योंकि हमारा अंदर से था कि वीडियो इसलिए बनवाया कि अगर मेरे ऊपर अटैक होता है, मेरी जान चली जाती है, तो कुछ एविडेंस तो रहेगा भाई फलाना व्यक्ति इसके ऊपर अटैक करने वाला था, ऐसे एविडेंस क्या रहेगा। तो उसके रूप में एविडेंस वीडियो बनाया हमने। फिर दूर जाके हमने, कोई रेवड़ जा रहा था काफ़ी दूर, वहाँ इसको पता कि मैंने कहा इस व्यक्ति को जानते हो क्या। अब सोचिए कोई इतना बड़ा तस्कर जो हमारा गुमराह कर रहा था,
अगले व्यक्ति ने बोला कि इसके नंबर पीछे के डिजिट मोबाइल नंबर ये है क्या, मतलब जिस व्यक्ति हम पूछ रहे हैं हाँ, उस व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर तक के लास्ट के 2 डिजिट ही पता थे। याद है। मैंने कहा ऐसा क्या है, कहा सर बहुत बड़ा तस्कर है, इससे बच के रहना, आप खतरनाक आदमी है। मैंने कहा भाई यहाँ आए तो बच्चों को लेके जाएंगे। हमने उसका एड्रेस पता किया तो उसका घर भी बिल्कुल सुनसान खाली जगह में था। वहाँ उसके घर पे गए थे, एक औरत बार बार काम कर रही थी, उसे पूछताछ की तो उस औरत ने बोला यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। मैंने कहा आप झूठ मत बोले, लोकेशन यही क्या आ रही है हमारे पास। फिर उसने एक व्यक्ति की आवाज़ लगे, वो बाहर आया, उसने बोला आप कौन हो। मैंने कहा भाई हम तो नॉर्मल बच्चे से मिलने आए। कहा नहीं। फिर उसको लगा कि हम पुलिस वाले हैं। बोला आप वारंट दिखाई, बिना वारंट कैसे आ गए। मैंने कहा वारंट जी, मैंने कहा वारंट तो अभी मंगा लेंगे, एक बार बच्चों से मिला हमारे को। तो साहब बच्चों को ऐसे नहीं दिखाओ, बिना वारंट नहीं दिखाओ। मैंने कहा ठीक है चल थाने चलते हैं। हमने जैसे पुलिस थाने का नाम लिया वो घबरा गया क्योंकि बड़ा तस्कर था वो। उसने क्या किया, ऑन द स्पॉट आसपास आवाज लगा के 3 से 4 गाड़ियां मंगा ली जिसपे उन्होंने हथियार लिए हुए लोग थे। और कितना मतलब सोचिए कितना नेटवर्क कितना जबरदस्त था कि आवाज। बड़ा जबरदस्त नेटवर्क था। हम जैसे ही वहां से रवाना हुए उनको बोला लगा कि ये पुलिस वाले हैं और आज हमारे घर रिपोर्ट लिखेगी, समझ हो जाएगी। उन लोगों ने हमारा वहां से 10 से 15 किलोमीटर तक पीछा किया गाड़ियों से। हमारे पास 4 व्हीलर थी, उनके पास 2 व्हीलर थी। ये देखिए कि आप जैसा मूवीज में होता है उसी तरह से गाड़ियां स्पीड में जा रही है, कभी वो ओवरटेक कर रहा है, कभी हम उससे आगे निकल रहे। हाँ, उनके पास लट भी थे, लेकिन पता नहीं वो हमारे से क्यों डरे कि वो 15 किलोमीटर बाद उनको लगा कि ये लोग पकड़ में तो नहीं आएंगे। और दूसरा ये था कि ये पुलिस वाले ही है तभी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अगर पता चल जाए कि नॉर्मल व्यक्ति यहाँ आता तो वो समझ नहीं पाते कि नॉर्मल, इतने में डर जाता। हाँ इतना डर जाता वो, क्यों अगला डर जाता। अब हमारे डरने की तो हमारे को वो है ही नहीं, डर नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हम तो रवाना हुए वहाँ से, काफ़ी पीछा किया और फिर लास्ट में थक हार के वही रुके। और हमारा एक टास्क और था, हमने वो आगे जाकर वो टास्क भी पूरा किया। ऐसे नहीं कि वहाँ से भाग कर घर पे आ गए, नहीं, हमारे रास्ते में जो टास्क, वो सारे टास्क पूरे करते करते। जैसे मतलब क्या, किस तरह के? इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे हमारे को और भी जगह बंधक बनाए हुए मिले। अच्छा जी जी, हमने उनको फ्री कराया वहाँ से। ये हम उस व्यक्ति के जब घर पे गए थे ना, हमने एक बच्चे से मिलने के बोला, उसने बोला कि एक नहीं हमारे पास 4 बच्चे और हैं। खुद ही ने बताया। हाँ, उन चारों बच्चों को हमने 1.5 लाख रुपए में खरीदा है। अच्छा, आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए और बच्चों को ले जाइए। लेने एक को गए लेकिन 4 मिल गए। इसका मतलब वो बहुत बड़ा तस्कर है। बिल्कुल। और वहाँ जो हमारे रास्ते में जिन लोगों से हमने पूछा उसके बारे में, सर आदमी ने यही बोला कि आप सर अकेले मत जाना उस, और हम 2 जने थे, क्यों वो बड़ा खतरनाक आदमी। मैंने कहा देखी जाएगी होगा जो। ये चीज़ हमारा, ये रिसेंटली हमारा बहुत बड़ा रेस्क्यू था। फिर उसके बाद आप वहाँ से आप छुड़वा के लाए और धमकियां तो हमारा उसके बाद काफी मिल रही है। वही मैं पूछना चाह रही थी कि डर नहीं लगता सर, क्योंकि आप अकेले गए, साथ वाला भी मतलब कितनी हिम्मत रख लेगा, वो भी एक मुकाम पे तो आके डर ही जाएगा कि मतलब इनके साथ जाने में बड़ा खतरा है। जो साथ, बिल्कुल जो साथ में था उसको मैंने ये बोला, मैंने कहा तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा वो ये जो हमारे ऊपर अटैक हुआ ये मेरा पहली बार नहीं था, इससे पहले मेरे 10 से 15 अटैक मेरे पहले ऊपर हो चुके हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट अटैक हुआ था वो लगभग आज से 12-13 साल पहले हुआ था। उस टाइम मेरे को लोगों ने 25-30 लोगों ने मारने के इरादे से घेरा था। और उस टाइम जब मैं घबराया नहीं तो लोग घबराए। सोचिए 25-30 लोगों ने मेरे को रात को 2 बजे घेर रखा है, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, वो लोग घबरा रहे हैं। उस दिन जो मेरा डर दूर हो गया। मैंने कहा जब 25-30 लोग भी अपना कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब ऊपर वाला अपनी रक्षा कर रहा है। और जब जिसको सर पे ऊपर वाला हाथ हो तो फिर कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। और देखो जिस दिन मरना निश्चित है ना, वो तो एक चीज जो निश्चित है कि जिस दिन मरना है उस दिन तो कोई बचा सकता नहीं, तो फिर डर डर के क्यों जीना। तो कोई गंभीर चोटें कभी आई ऐसी के? जी, गंभीर चोटें कई बार आई है। कई बार मेरी गाड़ी को, बाइक को टक्कर मारी है, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है। और अब पैर का निशान तो क्या दिखेगा नहीं, वो तो फ्रैक्चर वापस कवर हो गया। लेकिन एक बार एक सरिया था जो हमारे 20-25 लोगों के साथ फाइटिंग हो गई थी, तो एक सरिया मेरा यहाँ सिर में अंदर घुस गया। ये अभी भी एक स्पॉट बना हुआ है जी, तो ये स्पॉट आज भी कभी कभार हल्का सा दर्द करता है। ये एक निशान है जो बॉडी मार्क्स पे आराम से दिख सकता है। कभी सर ऐसा कुछ आपने सोचा नहीं कि इस तरह का कुछ करूं कि इन आदिवासी जो लोग अपने बच्चों को, जैसे दापा प्रथा या जो इनकी प्रथाएं होती है आपने बताया, उसके हिसाब से ही ये बच्चों को गिरवी रखते हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं समझाइश दे करके उन्हीं को रोका जाए कि ये नहीं करना है? देखिए, कुछ ऐसा कैंपेन कभी चलाने के? हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम तो प्रशासन भी करता है और भी कई संस्थाएं करती है। हमारा काम होता है उस व्यक्ति की, जो बच्चा काम पर गया वो किस कारण से गया, हम उसकी जड़ को खंगालते हैं, मजबूरी क्या रही है, फिर हम उसकी जो मजबूरियां होती है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। खाली बच्चा ला के रेस्क्यू करके घर वालों को सौंपना उस चीज का समाधान नहीं है, वो तो वापस भेज देगा, वापस कर देगा। सही बात है। उसकी मजबूरी पता करते हैं। पता चलता है कि भाई ये बच्चे हैं या तो स्कूल में एनरोल नहीं हो पाए, या इन लोगों के पास पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिल पाई, या बच्चा पढ़ना चाहता नजदीक स्कूल नहीं हो। हम उन बच्चों को वापस रेस्क्यू करने के लाने के बाद उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाते हैं। उसके बाद उनको रेजिडेंशियल स्कूल से जोड़ते हैं ताकि बच्चा एजुकेशन से जुड़ा रहेगा ना, माहौल में दूर हो जाएगा।
तो अपना आप जब बच्चा जो एजुकेशन शिक्षित बच्चा हो जाएगा ना, तो वो इन चीज़ों से काफ़ी आगे निकल जाएगा और वो अपने सोसाइटी में भी इन चीज़ों को होने से रोकेगा। और फिर दूसरा, हम माता पिता को जागरूक करते हैं। मैंने कहा भाई आपकी क्या समस्या है? जैसे कोई बोलता है साहब हमारे को राशन नहीं मिलता है, तो हम जो राशन वाला होता है जिसकी जो समस्या होती है उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। कोई बोलता है सर हमारे साथ ये समस्या है, या हमारे पास रहने को कोई घर वगैरह नहीं है, तो जहाँ से बताओ उनको ये प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। या जैसे तो बोला हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके उनको देने की, ताकि वो लोग अपने बच्चों को भेजने से रोकें। इसके लिए कोई आपके साथ कोई जुड़ता है? क्योंकि है तो सारा फाइनेंशियल ही है प्रॉब्लम, तो सारा अंतिम अगर देखेंगे तो सबकी जड़ में पैसा ही है, तो कैसे कर पाते? फिर अपने से कितना ही कोई कर सकता है, तो क्या किसी के साथ लेते हैं आप, या कैसे? मतलब देखिए, इकोनॉमिकली सपोर्ट करने वाला हमें भी तो कोई मिला नहीं है। हाँ, जो मेरी सैलरी आती है मैं उसी से वो सारा खर्चा निकाल। आप खुद कर? जी जी, जो बच्चे लेके आते हैं उनकी फीस जमा कराने या और कुछ करना हो वो मैं करता हूँ। एक हमारी टीम में अभी लेडीज, जो कोटड़ा की लेडीज है, वो आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी है, वो पहली बार बड़ी हिम्मत वाली मिली। वो कई बार सपोर्ट करती, जैसे मान लो कुछ बच्चों को हमने रेस्क्यू किया, अब जैसे मान लो बच्चा कोटड़ा का रहने वाला है, तो उसको कोटड़ा से उदयपुर लाना ले जाना वो अपनी गाड़ी से करती है, तो हमारा कुछ सपोर्ट मिल जाता है। या जैसे हम कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास होते हैं जो ब्लाइंड टाइप के होते हैं या हैंडीकैप कुछ दूसरी तरह का होता है, या जो एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं होते, उन बच्चों का जब उदयपुर ला के रेजिडेंशियल स्कूल एडमिशन कराते हैं, तो वो सारा काम वो देखती है, बच्चों को लाना, उनको ले जाना, उनके डॉक्यूमेंट बनवाने में मेरी हेल्प करती है। बहुत बड़ी बात है। नाम बताना चाहेंगे? जी मैम, उसका नाम लीला खेर है, वो कोटड़ा के अंदर लोहारी पंचायत है, वहाँ वो आशा सहयोगिनी है। क्योंकि ऐसी महिलाओं के लिए एप्रिसिएशन जरूर वो बहुत ब्रेव महिला है। हमने हमारी टीम में महिला भी है, पुरुष भी है, लेकिन वो जितनी हमारे टीम मेंबर हैं सबसे ज्यादा ब्रेव वो है। एक हेल्पलाइन भी आपने चालू की हुई है, तो ये आइडिया कहाँ से है और इससे क्या फायदा होता है आपको? मतलब इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोगों की? देखिए, अब बच्चों लोगों को तो पता धीरे धीरे चल गया ये काम मैं कर रहा हूँ, अब लोग मेरे से जुड़े कैसे? तो मेरे मोबाइल नंबर जो ट्राइबल है उसमें पूरे में हेल्पलाइन के रूप में चलते हैं। जो बच्चा मजबूरी वाला होता है, हमने ये हेल्पलाइन बना रखी है भाई, कोई भी अगर मजबूरी वाला बच्चा इमरजेंसी हो तो हमारे को आप 24 घंटे कभी कॉल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में तो आप, हमारा जो स्कूल का टाइम होता है मेरी ड्यूटी के अलावा 6-7 घंटे, उसके बाद आप सुबह शाम कभी कॉल किए, हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। और ये हेल्पलाइन मैं अकेला चला रहा हूँ, उसमें ये होता है कि हम जैसे फ़ोन आता है हम उस बच्चे से मिलने जाते हैं, या तो आगे कुछ छुट्टी आ गई हो, जैसे मान लो अगर रात को कॉल आ गया 12 बजे, तो मैं 12 बजे उस बच्चे से मिलने निकल जाता हूँ, और मैं जाके कोशिश करता हूँ उसके साथ क्या समस्या है उनका समाधान करने की। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप स्कूल टाइम को या अपना वो जो पूरा काम है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो कैसे मैनेज हो पाता? क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, फिर कैसे क्या मैनेज कर लेते? क्योंकि अगर इससे आपने किया तो इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जिनको आप पढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारा जो स्कूल टाइम है 6 से 7 घंटे का, उसको मैं प्रॉपर फुल टाइम देता हूँ। अगर अचानक बीच में इमरजेंसी आ जाती है तो मैं उसी टाइम स्कूल से छुट्टी लेके निकल जाता हूँ। अच्छा जी, और इमरजेंसी है तो छुट्टी लेके निकल गया। अगर इमरजेंसी नहीं है कि अपन बच्चे से कल परसों मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आगे जो वीकेंड के बाद जो छुट्टियां आ जाती हो या कहीं बड़े हॉलीडे आ रहे हैं गवर्नमेंट हॉलीडे, तो उन हॉलीडे में चला जाता हूँ बच्चों से मिलने के लिए। या अगर लगा कि भाई बच्चे से आज का आज मिलना है, तो सुबह मेरा स्कूल टाइम, आजकल हमारा टाइम 7:30 बजे का है, तो मैं उससे पहले का जो टाइम होगा मैं रात को जल्दी उठकर 2 बजे भी उससे बच्चे मिलना चला जाऊँगा, ताकि मैं स्कूल टाइम तो वापस लौट के आ सकूँ। स्कूल प्रशासन विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन ले लीजिए, राजनीति से जुड़े जो सारे हैं, कितना इनका सहयोग कितना मिल पाता है? देखिए, सहयोग तो सबका थोड़ा थोड़ा मिलता है, क्योंकि काम आपका बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, तो कितना आप सहयोग उनसे ले पाते हैं? देखो, ज़्यादा सहयोग तो मैं नहीं लेता, स्कूल प्रशासन भी मेरे को सपोर्ट करता है। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी मेरे को ऐसे बच्चों के लिए अगर मैं कहीं जाता हूँ तो ऑथराइज करा कि आप जाके आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जरूरत पड़ती है पुलिस विभाग सपोर्ट करता है, लेकिन मैं जब कोशिश ये करता हूँ कि जो काम मैं अकेला कर सकता हूँ मैं बाकी को लिए उसको क्यों परेशान करूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं अकेला करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ मेरे को लगता है कि मेरे को हेल्प लेनी चाहिए तो वहाँ जहाँ मैं हेल्प मांगता हूँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो कभी डिपार्टमेंट कोई मना नहीं करता। पुलिस से भी अगर हेल्प मांगी है तो पुलिस ने मेरे को प्रॉपर सपोर्ट किया, लेकिन मैं कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हेल्प लूँ। जबकि काम पुलिस का है जी। मुझे ये भी पता चला कि पुलिस विभाग के साथ भी आपको जोड़ा गया डेपुटेशन पे, वहाँ पे आपको वो किया गया ताकि आप उनको बता सकें कि कैसे पकड़ा जाता है, कैसे क्या करना है। ये बात कितनी सही है और कैसे क्या रहा पूरा? जी, मैं राजस्थान का पहला गवर्नमेंट टीचर हूँ जिसको पुलिस विभाग में डेपुट किया गया था, ये मानव तस्करी रोकने के कार्य के लिए, ताकि जो मैं काम कर रहा हूँ वो पुलिस के साथ शेयर करूँ। पुलिस विभाग में अगर नया लगे तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। और पुलिस में रहने के दौरान हमने
लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया था। मेरा पहला उद्देश्य ये था कि मैं पुलिस विभाग के साथ जब मैं रहूं तो मैं उन बच्चों को बिना किसी पुलिस रिपोर्ट के रेस्क्यू करके फ्री करें। क्योंकि देखो, आप रिपोर्ट करके रेस्क्यू करेंगे ना तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो उनका केस चलता रहेगा, बेचारे परेशान होंगे। हमारा उद्देश्य था कि पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों को बिना रिपोर्ट के मोटिवेट करके उन चीज़ों को वापस मुख्य धारा में लाना। वो हमारा प्रयास काफ़ी सफल रहा। राष्ट्रपति से अवॉर्डेड हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है जब एक इंसान को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिले। वो क्षण कैसा था? मतलब लगा था कभी कि इतना भी बढ़ जाएगा कि वहां तक चले जाएंगे हम? देखिए जी, कभी वो उस पल क्या आपके अंदर चल रहा था? कभी हम तो अवार्ड के बारे में पहले जानते भी नहीं थे। और कभी किसी सुना भी था तो मैंने सोचा राष्ट्रपति अवार्ड तो किसी बिरले व्यक्ति को मिलता, तो हमारे ये माइंड में था ही नहीं कभी कि हमारे कोई अवार्ड मिले, हम अवार्ड के लिए हम उतना उस लायक समझते नहीं थे अपने आप को। वो एक हमारे लिए अवार्ड ने मिलके हमारे लिए जिम्मेदारी, मैं उसको जिम्मेदारी मानता हूँ कि प्रेसिडेंट ने हमारे को अवार्ड ने देके एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाने की कोशिश करें। ये चीज़ है। बाकी अवार्ड तो चलो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे कामों का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक मतलब वो वेरीफाई कर दिया उनको, जो आप काम कर रहे हो वो अच्छे हैं। हमारा लगा ये हमारे काम का वेरीफाई कहते हैं ना, टेस्टेड हो गया, कोई चीज ऑथेंटिक हो गया। अब हमारे को काम करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम जो इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्रेसिडेंट सही दिशा में चल रहे हैं, तो हम काम को दुगुनी मेहनत से कर रहे हैं। और ये देखिए, अवार्ड मिलने के बाद तो लोगों में मैं अवार्ड मिलने के बाद पहले अवार्ड से पहले लोग मेरे को जानते नहीं थे। बिल्कुल। अवार्ड के बाद मीडिया में आने से या जैसे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चला तो उससे हमारा काम भी बढ़ गया। और आज काम इतना बढ़ा कि हमारे लिए 24 घंटे कम पड़ रहे। और खौफ भी हो गया उन लोगों में। जी, थोड़ा बहुत खौफ भी हो गया कि देखो, पहले मैं इंटरनल काम करता था, लोगों को नहीं पता था कि ये काम मैं कर रहा हूँ। अवार्ड मिलने के बाद पता चल गया कि भाई ये काम ये व्यक्ति कर रहा, तो उन जो एजेंट या तस्कर थे उनमें आज खौफ भी है। कई बार मेरे को लोग बताते हैं कि यार हम आपके नाम से बच्चे वापस छुड़वा लेते हैं। मैंने कहा हाँ, अब तक बात भी नहीं आ रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा अगर कोई एजेंट बच्चों को लेके गया तो हम ये बोल देंगे भाई दुर्गा जी के पास मैसेज करेंगे, तो वो आपका नाम सुन के कई बार बच्चे छोड़े चले जाते। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, चलो बच्चों का फायदा हो रहा है, बच्चों का फायदा हो। बिल्कुल है। अच्छा, ये सब अब एक ऐसी बात है जो पर्सनल है, मतलब घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है? उनको बहुत डर नहीं लगता? आपको रोकते नहीं है कि भाई मत करा कर ऐसा? ऐसा नहीं होता कभी? क्योंकि मदर फादर हुए, चाहे आपकी पत्नी हुई, बच्चे हुए, जो भी, मतलब घर में भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार रोकते होंगे कि मतलब इतना रिस्क वाला काम मत करो, ऐसा कुछ होता है? देखिए, जब 2022 से पहले तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता था मैं ये काम कर। आपने उनको भी नहीं बताया? पर ये जो हमले हुए फिर उनको, मेरा जो रूम पार्टनर है उसको भी नहीं पता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर काम होते थे तस्करी वाला नाइट में होते थे। बहुत बड़ी बात। तो रात को 1-2 बजे मैं निकलता था इन कामों को करने के लिए। 1-2 बजे निकल के 4-5 बजे ऑफिस आके सो जाता था। तो मैं यहाँ रूम लेके किराया रहता था, तो किराए मकान मालिक या किसी और पड़ोसी नहीं पता होता मैं नाइट में कहाँ जा रहा हूँ। और घर वालों को मैंने बताया नहीं। ये जब अवार्ड में नाम पता चला तब घर वालों को लगा कि हाँ, छोरे ने पता नहीं क्या किया ऐसा। तो घर वालों को पता चला भाई इसने ये काम किया। घर वालों हमारे फुल सपोर्ट करते हैं। ऊपर वाले ऐसी कृपा है कि मैं अच्छे, मतलब माता पिता इतने सपोर्टिव है, भाई वगैरह का सबका अच्छा सपोर्ट मिलता है। चलिए, उनसे अगर आपको इतना मोटिवेशन मिलता है तो ये मान लेते हैं कि उन्होंने आपको कभी रोका नहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी कि आप इतना ज़्यादा साइलेंटली इस काम को करते हैं, कभी मतलब सामने आने की या किसी रिकग्निशन की लालसा आपको कभी नहीं रही। ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या चाहते हैं या क्या आप सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से रुक सकती हैं? क्या? देखिए, हमारा प्रयास तो यही है कि हम जब तक हैं तब तक इन कामों को रोकने की कोशिश करें। रोकना एक बड़ी बात नहीं है। रोक के उन बच्चों को मुख्य धारा में लाना, उन चीज़ों से दूर करना, जनता को मोटिवेट करना, वो हमारा मेन उद्देश्य होता है। इसमें हम काफ़ी सफल भी हुए हैं और हमारा प्रयास अनवरत जारी है। जब तक ये चीज़ रुक नहीं जाती है तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। और मैं यूँ इतना दावा भी नहीं करता कि हमारा काम पूरा रुका है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में लोगों से मिलता हूँ, तो जिस बेल्ट में पहले मैं 2 तहसील में काम करता था लगभग काफ़ी सालों तक, तो उन 2 तहसीलों में जहाँ से मेरे को जानकारी मिलती है, लोगों ने बोला कि सर 70-80%, 90% तक घटनाएं रुकी है। और जहाँ हम नई जगह जा रहे हैं वहाँ से भी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है और ये चीज़ रुक रही है। तो पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है। क्या कहेंगे दर्शकों को, जो लोग, क्योंकि हमारा आदिवासियों में भी अच्छा खासा जाना पहचाना देखा जाता है चैनल, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि उनके अंदर थोड़ी जागरूकता आ जाए? देखिए, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि एक तो आसपास में जो लोग पिछड़े तबके के हो या जो जिन परिवारों को, समाज को हाशिए पर धकेल दिया गया हो, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें।
क्योंकि वो लोग इतने पिछड़े या इतने समाज से दूर हुए हैं कि वो लोग मुख्य धारा में आने से घबराते हैं। आप उनको सपोर्ट कीजिए, इकोनॉमिकली भले ही मत कीजिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो मूल आवश्यकताएं हो गई, अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट बनने में दिक्कत आ रही हो, अगर कुछ बच्चों को एजुकेशन से जुड़ने में दिक्कत आ रही हो, अगर कुछ लोगों को कोई प्रशासनिक समस्या आ रही हो, उन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। क्या है कि गरीब व्यक्ति प्रशासनिक चीज़ों से या जो टेक्निकल एरर आता है उनसे घबराता है, इस कारण वो समाज से दूर होता जाता है। और समाज से दूर होने से क्या होगा कि वो अपने बच्चों को ऐसे धंधे में धकेलेगा। दूसरा, हम जो एक नया मिशन चला रहे हैं, काफ़ी सालों से चल भी रहा है, हम अनाथ, लावारिस, निराश्रित और दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं। दिव्यांग बच्चा किसी भी तरह का हो, अंधा हो, बोलता नहीं, सुनता नहीं हो, हाथों पैरों से चल नहीं पाता हो, तो उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं। उन बच्चों के लिए इलाज करवाना और उनके लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी नज़र में उदयपुर ज़िले में या उदयपुर ज़िले के आसपास या उदयपुर संभाग में कहीं ऐसे बच्चे हो जो बाल श्रम कर रहे हो, बाल तस्करी के लिए धकेल दिए गए हो, या दूसरे जो अनाथ हो, लावारिस, हैंडीकेप हो, उन बच्चों की हमें जानकारी दें ताकि हम उन बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाकर उनके लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन की व्यवस्था कर सकें। आप लोगों को एक भी पैसा देना नहीं है, हम हमारे स्तर से काम करें, बस आप हमारे पास सूचना प्रोवाइड करा सकते हैं हमारी। तो ये थे हमारे साथ दुर्गाराम मुआल सर, जिन्होंने अपना एक तरीके से जीवन इन बच्चों के लिए और ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो कि समाज के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े सारी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए समर्पित कर दिया है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शिक्षकों के लिए भी एक तरीके से ये बहुत प्रेरणा स्रोत जो हैं वो शख्सियत बन करके आए हैं, क्योंकि एक शिक्षक का काम सिर्फ क्लास में जाकर के पढ़ा करके वापस या रिजल्ट 100% देने तक सीमित नहीं है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही है जिसके लिए हमेशा से कहा जाता है कि माता पिता से या भगवान से भी ऊपर उनका स्थान है। साथ ही साथ भविष्य के निर्माता उनको कहा जाता है। और यही कुछ तरीके होते हैं जब प्रैक्टिकली आप बता सकते हो कि वाकई में एक शिक्षक अगर चाहे दिल से तो क्या कुछ बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।